उसमें भी दिया हुआ है प्रोन्नति व आरक्षण। अगर उन्होंने पढ़ लिया होता तो वो SC/ST का आरक्षण प्रोन्नति में खत्म ना करके OBC को दे देते। उन्होंने नेगेटिव काम करना शुरू कर दिया। इससे और कुछ ना हो, बहुजन जो एकता बनाई थी मान्यवर जी ने और बाबा साहब के अम्बेडकरवाद की वजह जो चल रही थी वो छिन्न भिन्न हो गई एकदम। फिर उन्होंने छोटी छोटी चीजें और करनी शुरू कर दी। कॉलेज में स्टार्ट कर दिया कि जज किसी तरह से जज को बनाने लगे। वो जज अगर आएगा कंपटीशन से, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से, कमीशन से आएगा तो वो सारे लोग आ जाएंगे उसमें। अकेले हमारे बाल बच्चे नहीं आएंगे, हमारी बिरादरी के लोग नहीं आएंगे, मनुवादी नहीं आएंगे। उन्होंने धर्म संसद के रूप में उसको स्थापित कर दिया। ये बहुत बड़ा इस देश में, उसका भी विरोध नहीं हुआ। उससे फायदा लेते रहे जो भी सरकारें आई केंद्र में और राज्यों में, सब उसका फायदा उठाते रहे। फिर बाद में उससे नुकसान होने लगा, तब कहने लगे कि नहीं साहब कमीशन बनना चाहिए। जब सरकार बन जाती है उन्हीं की तो फिर नहीं कहते कमीशन बनना चाहिए, फिर अपना काम कराएंगे मिलजुल करके। फिर उन्होंने कहा कि भाई किसी तरह से ब्यूरोक्रेट भी बनाइए कॉन्ट्रैक्ट पर। उन्होंने लेटरल एंट्री शुरू कर दी। IAS का बीच में अभी थोड़ी जागरूकता आई तो वो अभी तो इस समय बंद है क्योंकि साहब ये लेटरल एंट्री चालू है साहब। अगर उसके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो गई, सुरक्षा की भावना हो गई, तो बहुत मौते दम तक वो नेतृत्व देगा। तो उन्होंने कहा इसको कैसे कैसे काटा जाए। उनको या तो प्राइवेटाइजेशन कर काट दो। एक बहुत बड़ी स्कीम शुरू की गई, साहब ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दो, क्योंकि ये सब रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितने भी SC/ST के लोग आ गए, या फिर अपने गांव में और लोगों के जाकर के उनमें अपने तजुर्बे सुनाएंगे, और अगर इनको पेंशन बंद हो जाएगी तो ये अपने सर्वाइवल के लिए उसी में लगे रहेंगे, सर्वाइवल के लिए। आज हम लोग घूम रहे हैं तो इसलिए घूम रहे हैं कि हमारी ओल्ड पेंशन है, अदरवाइज तो सोचते हैं भाई पेंशन तो मिलेगी नहीं, किसी तरह से अपनी जान बचाओ। बाल बच्चे भी इज्जत नहीं करते फिर। तो ये स्थिति लगातार आ रही है। साक्षात्कारों में नंबर बढ़ाते रहे, वो बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी, उसका भी कोई विरोध नहीं करता। साक्षात्कारों की कोई जरूरत नहीं होती। जो आपके दिमाग की परीक्षा है वो परीक्षा तो हो गई आपकी लिखित एग्जाम से, और जो आपके शरीर में देखना है वो शरीर में क्या देखोगे आप। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, सब चीज आती है उसमें। आपने लंबाई की शर्त लगा रखी है, आपने चौड़ाई की शर्त लगा रखी है, बड़ी दिमाग की। और आपकी जो ट्रेनिंग देंगे आप सिपाही की और लेफ्टिनेंट की और IPS की और PPS की, दरोगा की, सिपाही की, आप ट्रेनिंग में बढ़ा लेना उसको, कितना चौड़ा कर लेना, कितना दिमाग पढ़ाना, कितना पढ़ा लेना। लेकिन साहब वो पहले ही डिस्करेज करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि गरीबों की, शेड्यूल्ड कास्ट की, OBC की, इनकी लंबाई ज्यादा नहीं होती, जितना हटा सको हटा दो। चौड़ाई ज्यादा नहीं तो रोटी खाना तो नहीं मिलती। तो आप साक्षात्कारों में क्या देखना चाहते हैं? पूरी तरह से षड्यंत्र जो माइक्रो लेवल के हैं वो षड्यंत्र लगातार चल रहे हैं। अब एक नया षड्यंत्र आ गया, पहले भी चलता रहा, वो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फेल कर दिया उसको। किसी ने कहा महादलित खोजो, दलित खोजो। वो चिरप्पा आदेश में सुप्रीम कोर्ट में मना भी हो गया कि भाई इनकी समस्या अनटचेबिलिटी एक है, और ये तो एक ग्रुप है, अपने आप में कितने ग्रुप बनाओगे। अब इन्होंने, क्योंकि उनका हथियार ही डिवाइड एंड रूल, वो कभी शिक्षित बनो, संगठित बनो नहीं करना चाहते, पूरे देश को इकट्ठा नहीं करना चाहते। इकट्ठा करना चाहते तो सब कैटेगराइजेशन थोड़ी लाते। अगर आपको राष्ट्रवाद करना है, देश की जनता को इकट्ठा करना है, तो अंतर विवाहों का रिजर्वेशन करो EWS की जगह। जो अंतर विवाह करेगा उसको देंगे रिजर्वेशन। आपको हमारे लोगों से ज्यादा आपको सहानुभूति है, हमसे भी ज्यादा। तो आप 3 हिस्से ना करके निजी क्षेत्र में आरक्षण को ऊपर से नीचे, आपको लग रहा है उसका विरोध होगा तो हम उसका फार्मूला बता दे रहे हैं। आप निजी क्षेत्र की उन इकाइयों को, जो इकाइयां आरक्षण देती है SC/ST OBC माइनॉरिटी को, उनको 5% कर माफ करो, इंसेंटिवाइज कर दो ना। जो माफ कर दे उसको फायदा होगा, जो माफ नहीं कर रहा उसकी मर्जी। निजी क्षेत्र में आरक्षण कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहते। उन्हें तो डिवाइड एंड रूल करना है। तो सब कैटेगराइजेशन उन्होंने 2 हिस्से नहीं किए, उन्होंने 3 हिस्से किए। तो जो हिस्सा सबसे ज्यादा खुश है तेलंगाना में, उसकी जनसंख्या 0.5%, उसको दिया उन्होंने 1% रिजर्वेशन,
और आपको हंसी आएगी कि जब रोस्टर बनेगा और 2 जगह एसडीएम की निकलेंगी, एसडीएम की शेड्यूल कास्ट के लिए, तो 40 साल का रोस्टर बनेगा 1% वाले को। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर रुक जाएगा। 0.5% को आप 1% नहीं दे सकते इलेक्शन में। वो बात दूसरी है, 10% लोग 90% खाए हुए हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट वाला जो इस पर कभी फीडबैक लिया ही नहीं गया। अपने आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो ये सब कैटेगराइजेशन एक ऐसा हथियार है जो लगातार उसको आजमाते रहते हैं, शार्प करते रहते हैं और फिर जुडिशरी के माध्यम से उसको निकाल देते हैं। हमारे अंदर कठपुतलियां पैदा की जा रही हैं, राजनीति में भी, जुडिशरी में भी, अधिकारियों में भी, पुलिस में भी, हर जगह कठपुतलियां हमारी जो है उनकी बड़ी पूछ होती है। कठपुतलियों की हमसे कहा गया IPS से, तो कहा गया आपको SSP मेरिट बना देंगे, 2 काम करना शुरू कर दो। एक तो ये जय भीम हटा दो, और आपके दफ्तर में पीछे बाबा साहब का ये फोटो लगता है, इसको हटा दो। अभी कार्यक्रम चल रहा है, अभी तो घंटों लग और गारंटी है SSP आगरा, SSP मेरठ, SSP रजत बना देंगे आपको। मैंने कहा तुम मुझे राष्ट्रपति बनाओगे तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं कितना समय लगा बात कर ये बता कि कारवां क्यों लुटा, कि यूं इधर उधर की न बात कर ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे तेरे रहबरों से गिला नहीं, बस तेरी रहबरी का सवाल है। बच्चे ने दी है, इनके फादर अगर हो तो इस पे अपना नाम, बच्चे का नाम इस पे लिखें। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आचार्य भोजराज सिंह धनगर जी विराजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय भोजराज सिंह धनगर। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, संचालक जी, सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए इस स्वतंत्र भारत का अनुपम संविधान देने वाले भारत रत्न बहुत बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं बधाई देना चाहूँगा रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का कि उन्होंने बाबा साहब की 134वीं जयंती पर अपने को कृतज्ञ मानते हुए इस आयोजन को किया। यहाँ पर बड़े बुद्धिजीवी, प्रखर वक्ता, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित एडवोकेट भान प्रताप सिंह जी, RV सिंह जी, पूरन सिंह जी, सम्मानित मंच उपस्थित साथियों, ये एक विडंबना है। विडंबना ये है कि बाबा साहब की जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हम उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन कैसी विडंबना है कि एक दफे हमने अपनी ताकत का इस देश को इजहार करा दिया। 93 में एक नारा लगा था, मेरे मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गई जय श्री राम। साथियों, उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन अपने पूरे उफान पर था। उस तथाकथित ढांचे को यहाँ के बुज़दिले जो अपने को वीर कहते हैं, ढहा करके ये सिद्ध करना चाहते थे कि हमें संविधान की कोई परवाह नहीं। उसके खिलाफ
जब मान्यवर काशीराम जी ने मुलायम सिंह से हाथ मिलाया तो एक नारा लगा था जो मैंने आपको पहले बताया, और वो हवा में उड़ गए, सरकार बन गई। और वो पहली सरकार थी जिस ब्राह्मण को इस देश में ये घमंड था कि मेरे बिना सत्ता नहीं चल सकती, मेरे बिना व्यवस्था नहीं चल सकती। उस सत्ता व्यवस्था को ताक में रख दिया। लेकिन क्योंकि मैं भी सन 82 से DS फोर्स से जुड़ा था, मैंने भी वो नारे लगाए थे कि ठाकुर बामन बनिया छोड़, बाकी है सब DS फोर्स। साथियों, साहब कहते थे, एक नारा था कि इतने कदम मत कहीं दे जाए जहरे सारे से। तो अब क्या मजबूरी रही, कौन से कारण रहे, सत्ता लोलुपता रही अथवा कोई महत्वाकांक्षा रही, उस बने बनाए घर को अपने लोगों ने ही पलीता लगा दिया। साथियों, बड़े दुख का विषय है कि जिनको 3 लोगों को छोड़ करके व्यवस्था की बात कही थी कि व्यवस्था तभी बदलेगी जब इनसे हम दूरी बनाएंगे, उनको 95 में तो सत्ता विखंडित करी थी। 96 में सबसे पहले इस जनपद अलीगढ़ में ही एक रामवीर उपाध्याय, उन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई थी। जिन्होंने भूमिका निभाई, जिन्होंने इस घर को बनाया, उस घर को खत्म करने के लिए उनकी एंट्री कर दी। क्योंकि पहले तो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर ऐसा नारा लग गया शायद कि जिसकी जितनी जेब भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, इसके अलावा भी जिस कांग्रेस को कोस कोस करके हमने समाज को इकट्ठा किया था, 96 में उसी कांग्रेस से समझौता हुआ। अब हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि बाबा साहब ने एक नारा अपने गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले से दिया था, शिक्षित बनो। उन्होंने कहा था कि शिक्षित भी बनो, बाबा साहब ने कहा था संगठित भी रहो। लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि वो संगठन तितर बितर हो गया है। एक जो मार्शल कौम बनी, आज वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गई। मुझे लगता है काश अगर वो टुकड़ों में नहीं बटी होती, महत्वाकांक्षा नहीं होती, अगर कहीं डर भय नहीं होता, तो 2024 में ये जालिम जिन्होंने अपने सार्थक तरीके से आरक्षण को खत्म कर दिया, हमारी उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को हम बदलने जा रहे थे, उस पर ब्रेक लगा दिया। काश वो फिर इकट्ठे हुए होते, उन्हें संविधान की चिंता होती, उन्हें अपने उन तथाकथित जो सरकारी कर्मचारी थे, जो वामपंथ थी, जिन्होंने त्याग तपस्या की। सबका मंगल, सबका मंगल होए, सबका मंगल
और ड्रीम इट एंड जस्ट डू इट का शोर मचाना होगा। ड्रीम इट एंड जस्ट डू इट, ड्रीम इट एंड जस्ट डू इट, ड्रीम इट एंड जस्ट डू इट। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, अब हमने ठान लिया है, सपनों के सौदागर हैं हम, हर ने हल्ला बोल दिया है। तेरी मेरी जीत का जश्न है, तेरी मेरी जीत का जश्न है, अब हमने हल्ला बोल दिया है, हल्ला बोल, हमने बोल दिया है, हल्ला बोल। कि हमको जमीन चाहिए, सब आसमान तुम रख लो, हमें बस संविधान चाहिए, गीता कुरान तुम रख लो, हमें रोजगार चाहिए, व्रत और ध्यान तुम रख लो, हमें बस रोटी चाहिए, आध्यात्म का ज्ञान तुम रख लो। इस क्रम में एक छोटा सा बच्चा वैभव कुमार हमारे जेई साहब हैं, पवन कुमार जी उनका बेटा है, कहेगा हमारे बीच में, उसका उत्साहवर्धन करें। जय भीम, जय भारत। मैं आप सबके, मेरा नाम है वैभव कुमार, मैं आप सबके कुछ बोलना चाहता हूँ। जो मैं आप सबके बोलना चाहता हूँ आप सबके आगे, वो मैं बाबा साहब वजह की बोल सकता हूँ, वरना तो मैं बोल सकता ही नहीं हूँ। निकला ब्राह्मणवाद की क्या पहचान? गिट बोले करे न कम। मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण बंगे एक समान, जिसमें समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाजन लाश नहीं। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत लूटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 में 90 शोषित है, शोषित होकर काला है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए, वही जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति या चौपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो भोजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।